वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा भाई, 2024 जो है, साल 2024 कनाडा की इमिग्रेशन के लिए मुश्किल तरीन साल रहा है। इस साल में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, आईआरसीसी ने इमिग्रेशन के हवाले से इतनी चेंजेस अनाउंस किए हैं। फॉर एग्जांपल टेम्प्रेरी वीज़ा के हवाले से, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से कैपिंग देख लें, विजिटर वीज़ा देख लें, इसके साथ साथ जो है वर्क परमिट्स के हवाले से चेंजेस देख लें, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस हुई, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। इस साल गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से, पीजीडब्ल्यूपी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस अनाउंस की थी कुछ महीने पहले। और वो चीज़ें या वो चेंजेस जो हैं वो अब इन इफेक्ट हो रही हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है उन सारी चेंजेस को समझना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कौन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले सकेंगे और कौन नहीं ले सकेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मौजूद हैं, या आप कनाडा प्लान कर रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आने के लिए, और आप ये कंसर्न है कि वेदर और नॉट आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल सकेगा, आया किन कोर्सेज के थ्रू मिल सकेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्लियरली अपनी वीडियोस में मैं मैसेज देता हूँ, बताता रहता हूँ दैट आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीएससी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस में आप तक इन वीडियोस को डिलीवर कर रहा हूँ। सो मेक श्योर करें इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को कनाडा भेजना चाहते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या फिर आप कोई गार्जियन है जो प्लान कर रहे हैं कि भाई मुझे अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो स्टडी परमिट पे या एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा भेजना है, तो ये बहुत अहम वीडियो है। भले आप यहाँ पर कनाडा में मौजूद हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या आप किसी भी स्टेटस में मौजूद हैं और आप यहाँ पर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, सो ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। और ये जो है मैं समझता हूँ कि कनाडा की हिस्ट्री में इतनी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुई हैं जितनी ये जो न्यू चेंजेस गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जी, मेक श्योर करें इसको आप स्टार्ट से एंड तक देखें। राइट गाइस, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा जी, ये अपडेट कुछ दिन पहले ही अपडेट हुई है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो अगर आप कनाडा में हैं, जैसे मैंने पहले कहा, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट या प्लान कर रहे हैं, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चेंजेस आपको अफेक्ट करने वाली हैं, और ये बड़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। इन द रिसेंट फ्यू इयर्स इतना ज्यादा मैंने चेंज होते हुए नहीं देखा इन टर्म्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, राइट। और इस वीडियो को आपने मेक श्योर करना, यू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, तो आपको क्राइटेरिया के हवाले से आइडिया हो सके, एंड देन यू कैन गो फ्रॉम देयर। ठीक है जी। तो भाई, ये चेंजेस टू PGWP एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, विच इज अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो आप पहले स्टडी करते हैं कनाडा में, एंड देन उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं, देन यू गेट दैट वर्क परमिट सो दैट यू कैन फ्रीली वर्क एनीवेयर इन कनाडा। ठीक है जी। ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक परमिट होता है, जो ऑफ कोर्स उसकी एक वैलिडिटी होती है, और उस ड्यूरेशन में आप यहाँ कनाडा में काम कर सकते हैं आफ्टर यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड स्टडीज। सो प्रीवियसली जो लोग इसको कंप्लीट करते थे स्टडीज को कनाडा में, यूजुअली दे वर इजीली एबल टू गेट इट। नाउ द थिंग्स हैव चेंज। ठीक है जी। अच्छा भाई, जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं बड़ी क्लियर है। जो सबसे पहले कुछ चीजें वो हैं जो नहीं चेंज हुई हैं, और कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो चेंज हो रही हैं, ये हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है जी। सो भाई, टू बी एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, यू मस्ट कंटिन्यू टू मीट जनरल एंड फिजिकल लोकेशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, पुरानी, इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है जी। जो ऑलरेडी कनाडा में है उनके लिए रिक्वायरमेंट है, जो कनाडा से बाहर है उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। तो इसमें दो तरह की सिनेरियोज हैं, फॉर एग्जांपल इनसाइड कनाडा ग्रेजुएट, ठीक है जी, आउटसाइड कनाडा ग्रेजुएट। ठीक है। सो ये जनरली वही रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। सो जनरल जो यूजुअली पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कौन अप्लाई कर सकता है, इफ यू कंप्लीट अ प्रोग्राम स्टडी एट अ डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। सो ये वो अप्रूव इंस्टीट्यूशन होती हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, एंड यू मीट द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, and of course you maintain a full-time status as a student in Canada during each semester, right? And there are some exception to this requirement, right? And you have a study permit that has been valid within the last 180 days. Submit an application to extend your study permit in Canada before your study permit expired, and no decision has been made on your application. ठीक है। अब समझने की चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉट्स ज्यादातर लोगों को पता है कि पुरानी क्या चीजें थी। अब जो नई चेंजेस जो आ रही हैं जी, उसमें दो तरह की सिनेरियोज हैं। ठीक है। पहला सिनेरियोज ये है, जो वो लोग जो एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे जो ऑलरेडी कनाडा में स्टूडेंट वीजा स्टेटस, राइट, और जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे बिफोर November 1st 2024। ठीक है जी। और दूसरा सिनेरियो वो है, वो लोग जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे November 1st को या उसके बाद।
ठीक है। सो दोनों सिनेरियोज को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या चेंजेस एंड हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू। तो अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एप्लीकेशन सबमिट की है बिफोर November 1st 2024 एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट on or after November 1st 2024, you must also meet the new requirement that applies to your situation. ठीक है जी। So अगर आप पहले भी अप्लाई कर रहे हैं, then you still have to meet the new requirements. If you graduate with a bachelor's degree, master's degree, or doctorate degree from a university, you must prove your English or French language with a minimum level of Canadian language benchmark 7। ठीक है जी। सो ये नई रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको CLB 7 चाहिए अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं किसी in a bachelor's, master degree, or doctoral degree from a university, जिसका university designation, designated learning organization हो, university level की organization हो, and you're basically completing, or you have completed bachelor's degree, master's degree, or doctorate degree as soon as you apply for a study permit, even before November 1st 2024, आपको CLB 7 चाहिए। ठीक है जी। CLB 7 के हवाले से हम आपको यहाँ पर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। CLB 7 जो है वो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है, और इस लिंक पर अगर आप जाएंगे यू विल हैव एन आइडिया कि उसका क्या स्कोरिंग बनती है। ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द न्यू रिक्वायरमेंट कि आपको CLB 7 चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है जी, अब अगर आपको फ्रेंच में है तो फिर आपको फिर एन एन TEF या TEF जो बेसिकली एक फ्रेंच के लिए एग्जामिनिंग बॉडी है, TCF और TF, उसमें भी आपको CLB 7 चाहिए अगर आप फ्रेंच में जा रहे हैं। Now, field of study requirement. All fields of studies are eligible. There is no additional field of study requirement. ठीक है जी। So ये कुछ important चीजें समझने की। If you graduate from any other university program, ठीक है। So अगर आप किसी और basically अगर आप बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, then of course आपको CLB 7 चाहिए, and there is no, all field of studies are eligible. There is no additional field of study requirement. बट इफ यू ग्रेजुएट फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, अगर आप किसी और प्रोग्राम में करते हैं, ठीक है, देन आपको CLB 7 भी चाहिए, एंड देन उसके साथ साथ आपको एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी में कोर्स कंप्लीट करना है या अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। मैं आपको बताता हूँ एलिजिबल फील्ड ऑफ स्टडी क्या होंगे। नाउ इफ यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ कॉलेज और एनी अदर प्रोग्राम दैट नॉट लिस्टेड अबव, ठीक है जी। सो उसमें आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स नहीं किया है, कोई डिप्लोमा किया है, कोई कोर्स किया, राइट, सो उसमें आपको जो है वो CLB 5 चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको CLB 7 चाहिए, उसमें आपको CLB 5 चाहिए। दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज, राइट। बट इन दिस सिचुएशन, अगर वो बैचलर्स नहीं है फॉर एग्जांपल, या मास्टर्स नहीं है, डॉक्टरेट नहीं है, देन आपको फिर कोई और यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, या फिर आपने किसी कॉलेज से कोई प्रोग्राम किया, देन आपको फिर फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है। ठीक है जी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स को समझना। तो इस पे अगर हम क्लिक करते हैं फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट्स पे, देन इट विल शो अस के कौन कौन सी फील्ड जो है वो एलिजिबल है। ठीक है जी। सो अब ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, और ये बेसिकली पूरी कैटेगरीज हैं। अच्छा भाई, समझने की चीज ये है कि पहले क्या होता था कि ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज एलिजिबल होते थे, राइट। नाउ थिंग्स हैव चेंज। ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं गवर्नमेंट क्या कर रही है। बेसिकली जिन प्रोफेशंस के अंदर एक्चुअल में शॉर्टेज है, गवर्नमेंट जो है वो उन्हीं सेक्टर्स के अंदर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देने को प्लान कर रही है। ठीक है जी। अनलेस आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, बैचलर्स एंड मास्टर्स एंड ऑल दैट, राइट। सो इस वक्त ये बड़ी ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है जिस तरीके से डिफरेंट जो है वो मिनिस्टर्स की अनाउंसमेंट हुई इन द पास्ट, राइट। सो इस वक्त जो एक्चुअल डिमांड है वो एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, हेल्थ केयर, साइंस टेक्नोलॉजी, स्टेम, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, राइट। सो ये आपको पता होगा अगर आप एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन की न्यूज़ को फॉलो करते हैं या एक्सप्रेस एंट्री के बारे में जानते हैं, तो जिस तरीके से वहां पर जो इन डिमांड या जिस डिफरेंट तरह की जो स्ट्रीम्स हैं, राइट। सो वो ये बेसिकली उन्हीं ऑक्यूपेशन में चाह रहे हैं कि लोग आगे आके स्टडी करें। ठीक है जी। सो ये फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी, आपकी स्टडीज जो होनी चाहिए वो इन 5 ऑक्यूपेशन या इन 5 फील्ड्स के अंदर होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इनके अंदर जो है डिफरेंट कोर्सेज आते हैं। ठीक है। सो आपको जो है वो मेक श्योर करना है, अगर आप बैचलर नहीं कर रहे हैं और आप जो है बेसिकली जस्ट डूइंग ए डिप्लोमा, तो वो कोर्स जो है वो आपका इस फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर लाई करना चाहिए, इसके अंदर फॉल करना चाहिए। ठीक है जी। सो ये इसके साथ साथ लिस्ट अटैच है। अकॉर्डिंग टू दैट आप जो है वो इसके हिसाब से देख सकते हैं कि क्या कोर्स आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। ठीक है जी।
और ये नई रिक्वायरमेंट्स है जी मेनली। तो जैसे मैंने बताया आपको, एक फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, ये दो चीजें जो है वो नई ऐड हो रही हैं। और तो बड़ा ही सिंपल सी चीज है जी समझने की, अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं तो मेक श्योर करें आप अपनी रिसर्च करें इन डिमांड जो एक्चुअल में, ये तो आई वुड से कि दिस इज काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म शॉर्टेज, राइट। सो ये ऐसी शॉर्टेज है, लाइक ये गवर्नमेंट का एक ऐसी, आई वुड से कि करंटली इन ऑक्यूपेशन में काफी शॉर्टेज है, ट्रांसपोर्ट सेक्शन हो, ट्रेड हो, साइंस टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड फूड। सो बाहिर जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि इवेंचुअली प्लान लॉन्ग टर्म यही है कि इन्हीं ऑक्यूपेशन में पीआर देनी है। और जब भी वो कह रहे हैं अगर आप किसी और स्टडीज में मतलब लाइक अगर आप बैचलर मास्टर्स कर रहे हैं, और सो दैट्स फाइन, आपको फिर फील्ड ऑफ स्टडी की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करनी है। बट अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम या कोई और कॉलेज डिप्लोमा या किसी, इफ यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ कॉलेज प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम नॉट लिस्टेड अबव, देन ऑफ कोर्स आपको फिर ये इन इन कोर्सेज के अंदर जो है वो स्टडी करना है, ठीक है जी। सो ये एक बड़ी ही लॉन्ग लिस्ट है एंड यू कैन फॉलो दैट अकॉर्डिंगली, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। CIP codes जो हैं ये basically classification of instructional program is used to classify post secondary education programs according to the field of study। इसको आप थोड़ा सा यहाँ जाके read कर सकते हैं and then you'll have a better understanding about the CIP Canada, ठीक है। तो ये चीज थी मेनली अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। नाउ दूसरी समझने की चीज ये है जी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जाए, ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटीज बेसिकली आर एलिजिबल। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, टू अप्लाई फॉर स्टडी परमिट यू नीड टू एक्सेप्ट अ लेटर फ्रॉम अ DLI which is a designated learning institution। So DLI is actually a school approved by provincial or territorial government to host international students, ठीक है जी। So ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, जो approved है कॉलेज यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन होती है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, यू नीड टू नो इफ यू एलिजिबल टू वर्क आफ्टर ग्रेजुएट। सो सारे DLIs जो हैं वो नॉर नॉर all programs of study make you eligible for the postgraduate work permit, ठीक है जी। Along with the graduation from a PGWP designated institute, you need to meet the other criteria to get the postgraduate work permit। So ये देखें एक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ अल्बर्टा की, ठीक है, एंड आई लेट्स सर्च फॉर एनी कॉलेज, राइट। सो फॉर एग्जांपल इन कैलगरी आप देख सकते हैं ABM कॉलेज है, एकेडमी ऑफ लर्निंग है। सो ये सब जो है वो दे आर नॉट अप्रूव्ड, ओके। नाउ लेट्स सर्च फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। सो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, वेयर आर यू, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, ओके सी। सो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी इज एक्चुअली अप्रूव्ड, ठीक है जी। सो अगर कोई यहाँ से कोई क्वालिफिकेशंस करता है, राइट, like a bachelor's master's, so they should be able to get a postgraduate work permit। तो ये रिक्वायरमेंट्स है जी, और यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इवेंचुअली इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, राइट। सो रिगार्डलेस आप नवंबर 1 के बाद अप्लाई कर रहे हैं, पहले हम अप्लाई कर रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। Um, and if you have any questions, just basically leave it in the comment section for me. I will try my best to respond as soon as possible. So, but यही mainly requirements I can see, एक तो language requirement और study program के हवाले से requirement, ठीक है जी। And of course, you have to meet the other eligibility requirements as we've discussed earlier. Guys, well, thank you very much for watching this video. I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, just leave it in the comment section for me। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। Thanks for watching, take care, bye bye।